एक बार की बात है, किशनगढ़ नामक गांव में किसान का एक सुखी परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे। बड़ा भाई लल्लन, जो मतलबी और लालची था, और छोटा धनराज, जो सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था। एक दिन पिता गोपाल दास का अचानक निधन हो गया। उस समय धनराज सिर्फ 19 साल का था और लल्लन 24 का। पिता की मृत्यु से दोनों बेटों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया। कमला देवी ने दोनों बेटों को एक साथ रहने की प्रार्थना की, पर लल्लन लालची था और पिता की जमीन बेचने की जिद पकड़ ली। भैया, ये क्या कह रहे हो? पिताजी की जमीन से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, इसे हम कैसे बेच दें? अरे मंदबुद्धि, इस गांव की मिट्टी में आखिर रखा ही क्या है? तुम भी शहर चलो मेरे साथ, दोनों भाई बड़ा बिजनेस करेंगे। अगर तुम यहीं सड़ना चाहते हो तो सड़ो यहीं। धनराज ने मां की आंखों में आंसू देखकर चुपचाप सहमति दे दी। लल्लन ने आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। कुछ वर्ष बीतने के बाद शहर में लल्लन ने शादी की और अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत में बहुत धन आया। महंगे कपड़े, गाड़ियां, नया बंगला, इन सब में डूब गया। लल्लन जब भी गांव आता, धनराज का पोपट करके चला जाता। अरे मेरा मुन्ना, अभी भी मिट्टी में खेल रहा है? चल सूट पहन, शहर चल, वरना उम्र भर पोपट ही रह जाएगा। धनराज बस मुस्कुरा देता, क्योंकि लल्लन उससे बड़ा था और वो उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसे अपनी मिट्टी से प्यार था। उसने बची जमीन पर खेती शुरू की, मां की सेवा की, पशुपालन किया। और एक दिन धनराज ने भी पास ही के गांव की गरीब मजदूर की बेटी मनीषा से शादी कर ली। मनीषा बहुत सुंदर पर कम पढ़ी लिखी थी। मनीषा बहुत ही साफ दिल की थी। दोनों का जीवन सादा पर संतोष से भरा था। इधर लल्लन का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसकी पत्नी कविता, जो एक बड़े शहर से थी, हर रोज अपनी नई नई फरमाइशें पेश करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। वही पुराने दो सेट पहनते पहनते थक गई हूँ। पार्लर भी जाना है, शादी का सीजन है। अभी धंधा मंदा है कविता, थोड़ा सब्र रखो, फिर सब खरीद लेना। काश पता होता कि तुम इतने गरीब हो जाओगे तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। इधर धनराज थोड़ा थोड़ा बचाकर नई जमीन के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा और एक दिन मेहनत से उसकी फसलें लहलहाने लगी और गांव के लोगों में भी काफी इज्जत बढ़ा ली थी। लल्लन ने ये सब गांव में आकर देखा तो मन की ईर्ष्या आसमान छूने लगी। एक रात मां कमला देवी का भी देहांत हो गया। लल्लन को मां का दुख तो था, पर छोटे भाई के लिए जलन भी थी। एक दिन लल्लन ने गांव के दलाल से नकली जमीन के कागज बनवा लिए, धनराज की जमीन हड़पने के लिए, क्योंकि अब वो पैसों से कंगाल हो गया था। देख धनराज, ये जमीन मां ने मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि मां को पता था कि मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा एक दिन। इसलिए मां ने मरने से पहले ये जमीन मेरे नाम कर दी थी। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आपस में जमीन का बंटवारा तो समान ही हुआ था और ये तो मेरे हिस्से की है। तो माँ भला ये जमीन तुम्हारे नाम कैसे कर सकती है? तुम्हें यकीन नहीं हो तो जमीन के कागज देख लो। धनराज हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मां ने ऐसा किया, और क्योंकि जमीन के कागज भी लल्लन के नाम पर थे, तो धनराज ने चुप रहना ही उचित समझा। मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। समझ गए ना धनराज? रात्रि में जब दोनों खाना खा रहे थे, तभी धनराज बोलता है, अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? अब तो घर और जमीन दोनों बड़े भैया के नाम है। तुम्हें क्या लगता है माँ ऐसा कर सकती हैं? माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं, पर शायद माँ के धोखे से साइन करवा लिए हो, क्योंकि देवर जी तो आपकी मेहनत से जलते भी थे। पर आप चिंता मत कीजिए, हम मेरे माँ बापों के यहाँ चले जाएंगे, वहीं से एक नई शुरुआत करेंगे।
दोनों अपनी बात पूरी करके सोने को जाते हैं। अगले दिन धनराज और मनीषा के गांव पहुंचते हैं और वहां पर धनराज का दिल से स्वागत किया। और मनीषा के पिता से धनराज कहता है, पिताजी, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। पिताजी भी बोलते हो और उपकार की भी बात करते हो, ये तो गलत बात हुई ना दामाद जी। आज के दिन फिर से दोनों के मुख पर मुस्कान देखने को मिली। दूसरी ओर लल्लन जमीन हड़पने से खुश हो रहा था। बरसात का महीना शुरू हुआ ही था। सावन का पहला दिन था और धनराज भी काम की तलाश में गांव के सेठ भोलाराम के पास चला जाता है। वहां जाकर पता चला कि धनराज के पिता और सेठ बचपन के मित्र थे। सुनकर बहुत दुख हुआ कि गोपाल दास का निधन हो गया। तुम्हारे पिता पूर्व में बचपन के मित्र थे। आखिरी समय तुम्हारी शादी के वक्त उनसे मिला था। तुम कल से खेत पर काम करने चले जाना, महीने के 2500 रुपए मिलेंगे। धनराज का दिल झूम उठा। उसने कल से काम करना शुरू कर दिया। धनराज दिन रात दिल लगाकर काम करता और हर महीने सेठ से 2500 रुपए ले लेता। और वहीं दूसरी ओर लल्लन और उसकी पत्नी खुश हो रहे थे। और अब तो लल्लन का धंधा भी फिर से आसमान छूने लगा था। पर भगवान सबका हिसाब रखता है। सभी को एक दिन अपने कर्मों का फल मिलता ही है। सावन का महीना चल रहा था। बारिश भी हो रही थी। बारिश में लल्लन और उसकी पत्नी गाड़ी से शहर जा रहे थे। तभी सामने एक पेड़ पर बिजली पड़ी। लल्लन से गाड़ी नहीं संभली और गाड़ी के टायर फिसलने से गाड़ी पलट गई। अब दोनों गाड़ी में बेहोश हो गए थे। किस्मत से जिस खेत के पास दोनों का एक्सीडेंट हुआ, उसी खेत पर धनराज काम करता था। धनराज काम करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी और गाड़ी में देखा तो लल्लन और उसकी पत्नी बेहोश पड़े थे। और किसी न किसी तरह धनराज ने गांव से लोगों को बुलाकर तुरंत दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। सुबह 8 बजे लल्लन की आंख खुली और देखा तो वो दोनों हॉस्पिटल में थे। धनराज और मनीषा भी वहीं खड़े थे। लल्लन ने कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो घर जा रहा था। और तू यहाँ क्या कर रहा है लिंडी? लिंडी उसे सारी बात, मेरा मतलब धनराज उसे हादसे की सारी बात बताता है। मैंने तो तेरे हिस्से की सारी जमीन भी ले ली थी, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। अगर हम उस कार हादसे में मर जाते तो ये जमीन तुम्हारी हो जाती, तो फिर तुमने हमें क्यों बचाया? क्योंकि हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। धनराज के मुंह से ऐसी बात को सुनकर लल्लन की आत्मा कांप गई और लल्लन लड़खड़ाकर बोला, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझ पर दया दिखाई। मैं तुम्हारा कैसे एहसान चुकाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप पिताजी की उस जमीन को मत बेचना। मैं उसे आपसे एक दिन खरीदूंगा। मुझे माफ कर दे मुन्ना, वो जमीन तो पहले दिन से तुम्हारी ही थी। मैंने धंधे के नुकसान और लालच में आकर उस जमीन के नकली कागज बनवाए थे और असली छुपा दिए थे। मैंने ये सब जलन में किया था। आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए मैंने आपको माफ किया। पर आप आगे से ध्यान रखना, जो ईमानदार होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा अपने काम में ईमानदार बने रहो। और आज के दिन धनराज को अपनी खोई हुई जमीन मिली और लल्लन को जीवन की सीख।